सो हेलो एवरीवन और ऑक्टाग्राम एडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये जो पूरा हम आज जो ये टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हर पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप अपनी जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी आरपीएससी एचपीएससी, जैसे कि हमें पता है जो भी एग्जाम है वो अब सिर्फ मई के अंदर होने वाले हैं, तो मैंने उसी के हिसाब से पूरा प्लेलिस्ट जनरेट करी है। और हम सारी चीज़ें एकदम हाई लेवल पढ़ने वाले एकदम बेस्ट कंटेंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सिंपली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करती हूँ तो जब भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके पास दोनों गोनैड्स होते हैं, मतलब मेल भी होता है, उसके पास मतलब दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बाइगोनाडल सिस्टम होता है और इस बाइगोनाडल सिस्टम के अंदर अब डिसाइड किया जाता है कि मेल बनने वाला है या फिर फीमेल बनने वाला है। वो उसके क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है और उसे क्रोमोसोम के थ्रू उस पे फैक्टर्स बनते हैं। तो अगर उसका वुल्फियन डक्ट एक्टिव हो रहा है, जो वुल्फियन डक्ट है वो एक्टिव हो रहा है, तो जो भी बच्चा बनेगा वो सिंपली मेल जनरेट होगा। अगर उसका मुलारियन फैक्टर एक्टिवेशन हो रहा है, मुलारियन डक्ट से एक्टिवेशन हो रहा है, तो वो सिंपली फीमेल बन जाएगी। ठीक है, अगर मुलारियन बन रहा है तो मेल जनरेट हो जाएगा और सॉरी वुल्फियन बन रहा है तो मेल हो जाएगा, और मुलारियन बन रहा है तो सिंपली इसका फीमेल जनरेशन हो जाएगा। और इन दोनों का क्या चलता रहता है, सिंपली इनिबिशन चलता रहता है। तो ये दोनों ही इनिबिट करते रहेंगे। मतलब जो वुल्फियन है वो किसको इनिबिट करेगा, मुलेरियन को। कैसे मुलेरियन को इनिबिट करेगा, एएमएफ फैक्टर्स बना के। एएमएफ का मतलब क्या है, एंटी मुलेरियन फैक्टर्स ही बनाता है। और सेम जो मुलेरियन है वो वुल्फियन को कैसे करेगा, ये भी कैसे एंटी वुल्फियन फैक्टर्स क्या कर देगा, ये भी सिंपली जनरेट कर देगा। तो हम इस पूरे के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, हम वुल्फियन डक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, तो ये होता कहाँ है, ये पेल्विक रीजन में आपको मिलेगा। और इस पेल्विक रीजन के अंदर इस पूरे पार्ट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ये टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस के भी पेयर मिलेंगे। ठीक है, तो दो आपको ये सिंपली ये टेस्टिस मिल जाएंगे। हाँ, अगर टेस्टिस है तो ये प्लूरल है। अगर यही चीज सिंपली टेस्टिस लिखा होता, आईएस लिखा होता, तो वो सिंगुलर, मतलब मैं एक टेस्टिस की बात कर रही हूँ। फिर बात आती है कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, डक्ट्स होते हैं, जो कि इनके पूरे प्रोडक्शन में हेल्प करने वाले हैं। और एक लास्ट में हमारे पास क्या मिल जाता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसका नाम है पीनिस। तो ये फर्स्ट हमारे पास दो टेस्टिस मिल गए थे, फिर हमने देखा कि एक्सेसरी ग्लैंड्स थे, और तीसरा हमने क्या देखा कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको पीनिस के नाम से भी डिनोट किया जाता है। तो सेम आप इसका यहाँ पे साइड वाइज सेक्शन देख सकते हैं। तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये एक्सेसरी ग्लैंड्स का पार्ट है, ये टेस्टिस है, और ये बाहर वाला जो पोर्शन है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो दो टाइप के सेक्स ऑर्गन्स हैं, और इन सेक्स ऑर्गन्स के अंदर भी दो टाइप के सेक्स ऑर्गन सिंपली प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इसके अंदर भी क्या आ जाता है, एक आ जाता है प्राइमरी और दूसरा आ जाता है सिंपली सेकेंडरी। अब प्राइमरी का मतलब क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंपली गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। गैमेट्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लस हार्मोन्स को भी क्या कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं, हार्मोन्स को भी सिक्रीट कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। तो होते क्या क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो मेल है, मेल के अंदर क्या होने वाला है, मेल के अंदर टेस्टिस होने वाली है। और जो फीमेल है, फीमेल के अंदर वही चीज क्या होने वाली है, सिंपली ओवरी होने वाली है। और जो टेस्टिस है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करने वाला है, तो जो टेस्टिस है वो सिंपली टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करने वाला है। और जो ओवरी है वो सिक्रीट करने वाली है, दो हार्मोन सिक्रीट करती है, एक तो एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करती है और साथ ही साथ क्या सिक्रीट करने वाली है, प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करने वाली है। ये तो बात हो जाती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। तो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, इसी के अंदर अगर इन्हीं का रिमूवल हो जाता है, तो रिमूवल ऑफ इन्हीं का, अगर आप सिंपली इसको रिमूव कर देंगे तो इस प्रोसेस का नाम होता है कैस्टरेशन। कैस्ट्रेशन ऑफ टेस्टिस या फिर कैस्ट्रेशन ऑफ ओवरी। इसका मतलब हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे
तो जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ना, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो डेवलप ही नहीं होगा, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है डेवलप नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पहले जमाने में क्या किया जाता था, जो बॉयज होते थे ना, जो गाना गाते थे, जो संगीत करते थे, जैसे क्वायर बॉयज होते थे, तो करा क्या जाता था, उनके जो टेस्टिस है ना वो रिमूव कर दिया जाता है। अब टेस्टिस रिमूव कर दी तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे नहीं, टेस्टोस्टेरॉन डेवलप नहीं होगा। इसका मतलब अगर इसकी लो पिच वॉइस होनी चाहिए, उसके बजाय इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हाई पिच वॉइस प्रोड्यूस हो जाएगी। बिकॉज आपने अगर टेस्टिस को हटा दिया, मतलब टेस्टोस्टेरॉन को कम कर दिया, इसका मतलब उसके अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है ना उसका लेवल बढ़ने लग जाएगा। सबकी बॉडी के अंदर ना यार दो चीजें होती है, टेस्टोस्टेरॉन भी होता है और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। बस डिपेंड करता है कि अगर मेल है तो उसमें टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल होगा वो आपको हाई देखने को मिलेगा, और जो एस्ट्रोजन और इन लोगों का लेवल होगा वो सिंपली लो देखने को मिलेगा। तो पुराने जमाने में ये किया जाता था, जो भी बॉयज सिंग करते थे ना उनके जो भी टेस्टिस है वो रिमूव कर दिया जाता था, जिसकी वजह से उनकी वॉइस कैसी हो जाए, बहुत पतली निकले, मतलब हाई पिच वॉइस हो जाए। और इस टेस्टिस के रिमूव करने से भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसे कि जो भी अग्रेसिव बुल होता है ना, जैसे जो भी अग्रेसिव बुल होता है वो सिंपली एक नॉर्मली डोसाइल ऑक्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एकदम लेजी सा बैल में कन्वर्ट हो जाता है जो भी बुल होता है सिंपली। और अगर मैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करती हूँ तो ना ही ये लोग गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं और ना ही हार्मोन्स, मतलब यहाँ पे आपको गैमेट्स भी नहीं देखने मिलने वाले हैं और आपको यहाँ पे हार्मोन्स भी देखने को नहीं मिलने वाला। तो इनका काम क्या है भाई, ना ही गैमेट्स बना रहे हैं ना ही हार्मोन्स बना रहे हैं, बट इनका काम क्या है, रेगुलेशन, रेगुलेट कर रहे होते हैं। इनका काम रेगुलेट करना होता है, फंक्शंस को देखना होता है, डेवलपमेंट करवानी होती है और भी ऑर्गन्स की। तो यहाँ पे जो वर्क करते हैं ना वो एक्सेसरी ऑर्गन वर्क करते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट हो गया और पीनस, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स थे, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स थे, ये सारे के सारे यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपली यहाँ पर वर्क करने वाले हैं। अब बात करी जाए हार्मोन्स की, तो यहाँ पे हार्मोन्स कौन कौन से वर्क करने वाले हैं, चलिए वो देख लेते हैं। अगर मैं हार्मोन्स की बात करने वाली हूँ तो जो हार्मोन्स है ना दो वर्क करने वाले हैं, एक तो FSH वर्क करने वाला है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक वर्क करने वाला है ICSH। ICSH का ही दूसरा नाम है LH, और ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करे जाएंगे। ये सिंपली एंटीरियर पिट्यूटरी से कहाँ कर दिए जाएंगे, रिलीज। और एंटीरियर पिट्यूटरी में भी क्या है, आपने गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, गोनाडोट्रोफिन, तो वहां से ये सिंपली रिलीज कर दिए जाते हैं। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और जो ICSH है वो है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो इसका काम, इसी को इंटरचेंजली क्या बोला जाता है, इंटरचेंजेबली ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोला जाता है। और इसका हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे ये किस सेल्स पे वर्क करने वाले हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि हमने नॉर्मली प्राइमरी और सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया, और साथ ही साथ और ये सारा जो भी पार्ट्स थे हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब वन बाय वन जो भी जितने भी पार्ट्स हैं ना हम इंडिविजुअली उनको डिस्कस करते हैं। आई गेस आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहला जो पार्ट है वो है स्क्रॉटम। ये जो स्क्रॉटम है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये बाहर की तरफ है, बॉडी से बाहर है। तो जो ये है वो सिंपली एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और ये डीपली क्या होता है, पिगमेंटेड होता है। ये डीपली पिगमेंटेड होता है, मतलब आपको ये बहुत डार्क देखने को मिलेगा, पाउच होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब क्या होता है, ये ना बॉडी से बाहर होगा। तो बॉडी से बाहर होने का मतलब क्या है, जब भी स्पर्म्स है ना इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। और स्पर्म्स को बनने के लिए हमारी बॉडी से 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर क्या चाहिए, लोअर चाहिए। 2 से 3 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो क्या चाहिए, कम चाहिए। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आपको स्पर्म बनाने के लिए कूलर एनवायरनमेंट चाहिए। इन शॉर्ट, स्पर्म बनाने के लिए कूलर एनवायरनमेंट चाहिए। इसका मतलब 37 में से अगर आप 2 माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 35। मतलब 35 से 34 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए। इसी वजह से उसको बॉडी से क्या रखा गया है, इस जो स्क्रॉटम है इसको बॉडी से क्या रखा गया है, सिंपली बाहर रखा गया है।
अब इस अगर आप देख पा रहे हैं, जो स्क्रॉटम होता है ना, उस पे ना रिंकल्स भी आपको दिखेंगे। जो इसकी जो स्किन होती है वो बहुत रिंकल्ड स्किन होती है, और ये रिंकल स्किन किसकी वजह से होती है? ये जो रिंकल स्किन है ना, एक मसल होती है जिसका नाम है डार्टोज मसल। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा चुका है बहुत बार। तो डार्टोज मसल्स होती है, तो ये रिंकल्ड मसल्स होती है। इसका फायदा क्या होता है? इसकी वजह से सरफेस क्या हो जाता है, ये सरफेस रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस सरफेस होने की वजह से क्या हो जाता है, जो हीट का एब्जॉर्प्शन है ना, जैसे गर्मी को एब्जॉर्ब करना, वो सिंपली क्या हो जाता है, हीट एब्जॉर्प्शन सिंपली यहाँ पर आपको कम देखने को मिलता है। और इसी स्क्रॉटम के अंदर ही क्या रखा जाता है, इसी स्क्रॉटम के अंदर ही टेस्टिस को रखा जाता है। तो आई गेस स्क्रॉटम अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो डार्टोज मसल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है कि ये जो रिंकल सरफेस है ना, वो किस मसल्स के थ्रू दिखती है, तो वो डार्टोज मसल है। और इसका काम क्या है, सरफेस एरिया कम करे कि हीट एब्जॉर्प्शन कम हो, कूलर एनवायरनमेंट बना रहे। मैं कुछ और भी आपको बताना चाहती हूँ इस डार्टोज इसके अंदर ही। तो एक बार हम कलर चेंज करके मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू पूरा स्क्रॉटम समझाती हूँ है क्या। ये तो मैंने आपको सिंपली ऊपर ऊपर से बताया, अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ते हैं इसका। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बॉडी से सिंपली क्या है, बाहर, और इसी के अंदर, इस पाउच के अंदर ही सिंपली दो आपको ऐसे टेस्टिस देखने को मिल जाएंगे। और ये थोड़ा कॉइलिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस कॉइलिंग लाइक स्ट्रक्चर को एपिडाइडमिस कहते हैं, और ये भी कुछ फाइबर से सिंपली कनेक्टेड है, स्किन से, और इनको भी हम सिंपली इससे कनेक्ट कर देते हैं, और आगे भी इससे कनेक्टेड रहते हैं। और जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत ही इनफ होने वाला है। आप कोई भी, और आप ज़्यादा मत पढ़िए, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, आप ज़्यादा मत पढ़िए। आप मात्र 1 से 2 घंटा ही पढ़िए, बट आप ऐसा पढ़िए कि मतलब आपको उसको दोबारा ना रिवाइज ज़्यादा ना करना पड़े सिंपली। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी मार्किंग बताती हूँ। तो ये स्क्रॉटम था, और ये स्क्रॉटम से जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन है एब्डोमेन। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो है हमारी बॉडी से जो कनेक्टेड है, वो एब्डोमेन कनेक्टेड। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो अभी हमने देखा, ये स्क्रॉटम है। तो ये जो स्क्रॉटम और एब्डोमेन है, वो एक दूसरे से जो कनेक्टेड होते हैं, वो किससे कनेक्टेड होते हैं, उसका नाम है इंग्विनल कैनाल। उसका नाम है इंग्विनल कैनाल। ठीक है, एब्डोमेन और स्क्रॉटम किससे कनेक्टेड है, इंग्विनल कैनाल से सिंपली कनेक्टेड है। और इसी के साथ एक मसल्स है, ये क्या है, ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो कि क्या कर रही है, इसी को टेस्टिस से जोड़ रही है। और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ना, वो किस मसल से बनी है, एक क्रीमास्टर मसल है, एक क्रीमास्टर मसल है, उसी से ही मिलके बनी हुई है। तो इस क्रीमास्टर मसल का काम क्या है, इस टेस्टिस को क्या करना है, इसे होल्ड करके रखना है, इनको होल्ड करके रखना, मतलब अपनी ये पोजीशन पे रखना। और ये जो टेस्टिस है ना, इनका डेवलपमेंट कब हो जाता है, ये जो बॉडी से बाहर भी तो निकलते होंगे ना, तो जब 7th मंथ होता है ना, जो 7वां महीना होता है, जब बच्चा पेट के अंदर होता है, मतलब जब फीटल लाइफ होती है उसकी, जब बच्चा होता है, तब ये बॉडी से क्या हो जाता है, जो स्क्रॉटम है ना, वो डिसेंड कर जाते हैं, मतलब बॉडी से सिंपली बाहर निकल जाते हैं। पहले तो वो बॉडी के अंदर ही होते हैं, फिर वो बॉडी से सिंपली डिसेंड कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अगर डिसेंड नहीं कर पाए तो क्या होगा, अगर ये डिसेंड नहीं कर पाते तो एक कंडीशन हो जाती है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म, जिसको बोला जाता है क्रिप्टोरकाइडिज्म। तो इस क्रिप्टोरकाइडिज्म, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, और ये काइडिज्म का मतलब है टेस्टिस, मतलब हिडन टेस्टिस। तो ये हुआ क्या, ये किसकी वजह से होता है, ये जो है टेस्टोस्टेरोन के एक्टिवेशन की वजह से होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन एक्टिव है तभी ये जो स्क्रॉटम है ना, ये बॉडी से बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब
अगर टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब उसको क्या हो जाएगा, उस पर्सन को क्रिप्टोकॉर्डिज्म हो जाएगा। इसका मतलब उसकी जो स्क्रोटम जो बॉडी से बाहर निकलना था वो पाउच बाहर निकलेगा नहीं, तो इसको बोलते हैं क्रिप्टोकॉर्डिज्म। ठीक है। और ये इंग्विनल कैनाल है, इनका जो कनेक्शन होता है, कभी कभी क्या होता है ये हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ना एक कंडीशन देखने को मिलती है कि ऊपर की तरफ ही ये जो स्क्रॉटम है ना, ये ऊपर की तरफ ही रह जाता है, ऊपर की तरफ ही रह जाता है, जिसकी वजह से पेनफुल कंडीशन जनरेट हो जाती है, जिसका नाम है इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया, और ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्विनल हर्निया। ठीक है। अब ये जो अपनी पोजीशन पे रखने के लिए ये कुछ मसल्स अटैच करी गई है, जिसका नाम है गुबर्निकुलम, जिसका नाम है गुबर्न्यूकुलम। अब ये भी किससे बनी हुई है, ये किससे फॉर्म हुई है, ये मेसोर्शियम से फॉर्म हुई है। तो मेसोर्शियम एक मसल्स है जिससे ये सिंपली बनी है, और इसको अपनी पोजीशन पे रखने के लिए ही सिंपली बनाया गया है। और क्रेमेस्टर मसल्स का काम क्या था, इसका काम था कॉन्ट्रैक्शन का। क्रेमेस्टर मसल का काम है कॉन्ट्रैक्शन। कब कॉन्ट्रैक्शन, अब मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर वैसे तो मतलब 37 डिग्री है, बट स्पर्म को बनाने के लिए अभी हमने देखा कि 35 से 34 डिग्री सेल्सियस सिंपली चाहिए था उसको बनने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, इससे भी अगर विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में जो टेम्परेचर है इससे भी कम चला जाता है, इससे भी कम चला जाएगा, तो बट उसको तो हीट की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करती है जो क्रेमेस्टर मसल्स है ना, ऊपर की तरफ जो स्क्रॉटम है ना उसको खींच देती है, जिसके वजह से जो बॉडी की जो हीट है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और बॉडी की हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से जो स्पर्म का प्रोसेस है ना वो सिंपली चलता रहता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता रहता है। तो आई गेस अब आपको स्क्रॉटम क्लियर हो गया। स्क्रॉटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी के बाहर था, और ये 2 से डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्म बनने के लिए, स्पर्म का फॉर्मेशन करने के लिए, इसीलिए बाहर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, डार्टोज मसल्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो फ्रिंकल सरफेस प्रोवाइड करती थी। फिर हमने देखा कि कैसे इनका कनेक्शन है, स्पर्मेटिक कॉर्ड कौन से मसल से बनी हुई है, ये स्क्रॉटम कौन से, और ये जो जा रहे हैं ना, ये मसल, ये जो पाइप जा रहा है, ये है वासा डिफरेंस, ये है वासा डिफरेंस, हम आगे भी पढ़ने वाले। और जिससे ये पार्टीशन हो रखा है कि दोनों को सेपरेट करने के लिए, ये है सेप्टम। तो हमने देखा कि एब्डोमेन और इन जो दो स्क्रोटम है इनका जो कनेक्शन है वो किसके थ्रू था, इंग्विनल कैनाल के थ्रू था। अगर इसमें भी फॉल्ट आ जाता है, जो पेन जनरेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं इंग्विनल हर्निया बोलते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड क्रेमेस्टर मसल से बनी है, और ये भी पेपर में पूछा जा चुका है बहुत बार। और तो ये हमने पूरा इसके बारे में पढ़ लिया कि 7वें महीने में होता है, और ये डिसेंडिंग तभी होगा जब टेस्टोस्टेरोन का एक्टिवेशन होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन ही नहीं है तो ये जो स्क्रोटम है वो बॉडी से बाहर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से जो मेल है वो क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, मतलब वो आगे अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्टिस। मैंने आपको बताया था अगर ईएस आता है तो वो प्लूरल फॉर्म है। तो हम अभी हमने देखा ये स्क्रोटम था, और स्क्रोटम के अंदर ही क्या था, टेस्टिस था। तो अब हम इस टेस्टिस के बारे में ही आगे सिंपली पढ़ने वाले हैं। अगर आप इसका डायग्राम देखते हैं तो ये बहुत ही मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आपको लग रहा है। और ये जो टेस्टिस है ना, मैं आपको इसको एकदम सिंपली डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, बट इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी इसमें बता देती हूँ। कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि इसका जो रिमूवल था, वो क्या कहला रहा था, वो कहला रहा था कैस्टोरेशन। अगर मैं साइज की बात करती हूँ तो इसका जो आपको साइज है ना, ये जो टेस्टिस का पूरा साइज है आपको कितना देखने को मिल जाएगा, 4 से 5 सेंटीमीटर के अराउंड देखने को मिल जाएगा। अगर मैं विथ की बात करती हूँ तो विथ आपके पास सिंपली 2 से 3 सेंटीमीटर देखने को आपको मिलने वाली है। तो ये पूरा जो टेस्टिस है ना, वो सब कुछ, टेस्टिस का काम क्या है, ये मेल ऑर्गन है, और मेल ऑर्गन में भी मेल गैमेट का प्रोडक्शन करना है। इसको सिंपली क्या बनाना है भाई, इसको सिंपली स्पर्म बनाना है। स्पर्म किसके थ्रू बनेगा, जो प्रोसेस है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। कहीं पे भी वर्ड जेनेसिस आ जाता है ना, मतलब उस चीज का क्या हो रहा है, सिंपली फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब लाइट के थ्रू खाने का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब मैं आपको इसको सिंपली डायग्राम से बनाती हूँ, जो कि आप पेपर में भी बना सकते हो और आराम से आपको समझ में भी आने वाला है। तो ये मैंने ये कुछ एक जनरल डायग्राम बना रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके आउटर की बात करने वाली हूँ, कैसे लेयरिंग्स हो रखी है। तो जो आउटर वाली लेयर है ना, इसका नाम है
इसको बोला जाता है ट्यूनिका, इसका नाम है ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस। और इस ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर अगर आप देख पा रहे हो आपको दो दिख रही है, डबल लेयर दिख रही है। इसका मतलब ये जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं आउटर पैराइटल लेयर, और जो अंदर वाली लेयर है इसको बोलते हैं इनर विसरल लेयर, इनर विसरल लेयर। ओके, तो ये हमारी पहली ट्यूनिका वेजिनालिस हो गया, बाहर की जो है। और इसी परत के बीच में ये जो आपको ये दिख रहा है, इन दोनों के बीच में ही क्या भरा होता है, इन दोनों के बीच में सिंपली फ्लूइड भरा होता है, सिंपली फ्लूइड भरा है। और इस फ्लूइड का काम क्या है, इस फ्लूइड का काम है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, इस फ्लूइड का काम है फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। अब यही फ्लूइड अगर एक्सेस हो जाएगा, इसी फ्लूइड के अंदर अगर वही चीज आपके पास सिंपली एक्सेस हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं, उस कंडीशन को बोला जाता है हाइड्रोसील, उस कंडीशन को बोला जाता है हाइड्रोसील। की जो भी स्क्रॉटम है ना उसके अंदर क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। हाइड्रो का मतलब क्या हो जाता है, वाटर, मतलब एक्स्ट्रा पानी भर जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग होने लग जाती है। ओके, फिर हम नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं अंदर है, और इसका नाम है ट्यूनिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। वैसे ही आप सिंपली और अंदर आ जाते हैं, और ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ना, वो किससे मिलके बनी है, ये फाइब्रस है, और ये कोलाजन से मिलके बनी है, फाइब्रस है और ये कोलाजन से मिलके बनी हुई है। अगर मैं अंदर वाले की बात करती हूँ तो उसका नाम है ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, और ये हाईली क्या है, वस्कुलराइज्ड है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, वैस्क्यूलोसा। ये हाईली क्या है, वस्कुलराइज्ड है। तो हमने 3 लेयर्स देख ली। तो 3 लेयर्स हमने इस टेस्टिस की क्या देखी, हमने सबसे पहले देखी कि ट्यूनिका वेजिनालिस है, फिर हमने देखा कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, और तीसरा हमने देखा कि ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। अब आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, और इन्हीं कंपार्टमेंट्स का नाम क्या है, ये इन्हीं कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, इनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। और ये आपको 250 अराउंड देखने को मिलेगा हर एक टेस्टिस के अंदर, 250 कंपार्टमेंट्स के अराउंड आपको सिंपली देखने को मिलेगा। और हर कंपार्टमेंट के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर का नाम है सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल। और कितने कॉइल स्ट्रक्चर सिंपली आपको देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पे 1 से लेके 3 आपको सिंपली देखने को मिलने वाले हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमिनिफेरस टिब्यूल से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर मैं सेमिनिफेरस टिब्यूल की बात करती हूँ, ये हाईली कॉइल स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात तो ये हाईली कॉइल है, हाईली कॉइल स्ट्रक्चर है। मैं आपको इसके अंदर और भी चीजें बताने वाली कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है ना, इसकी जो लाइनिंग होती है ना, वो 2 टाइप के सेल से लाइनिंग होती है। वो 2 टाइप के सेल्स क्या है, एक होता है मेल जॉन्सन, और दूसरा है इसी से जो नरिशमेंट देगा वो है सर्टोली सेल्स। तो मैं आपको इसको समझाने के लिए अगर मैं ये वाला ऐसे सेक्शन को कट करती हूँ, अगर मैं इस सेक्शन को ऐसे कट करूंगी तो ये मुझे ऐसे दिखने कैसे वाले हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आप ये देख पा रहे 1 से 3 आपको ये ऐसे कॉइल स्ट्रक्चर, ऐसे ये पूरे कॉइल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये 1 to 3 होते हैं हर एक के अंदर, हर कंपार्टमेंट के अंदर। इट्स जस्ट लाइक हर कंपार्टमेंट के मतलब एक पूरा होटल है, उस होटल के अंदर बहुत सारे कमरे, तो जो पूरा होटल है वो टेस्टिस है, उसके अंदर जो कमरे हैं वो है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स है, और उसके अंदर भी अगर जो सामान रखा हुआ है वो है सेमिनिफेरस टिब्यूल। अगर आप देख पा रहे हैं आपको ये कुछ सेल्स देखने को मिल रहे हैं, ये आपको क्यूबॉइडल सेल्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। ये क्यूबॉइडल सेल्स ही क्या है, ये है सर्टोली सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है। इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को बोला जाता है नर्स सेल या फिर
इसको बोला जाता है सस टेंटाकुलर सेल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई भी नोट्स वगैरह बना रहे हैं उसमें ये जरूर इंक्लूड कीजिएगा इसके दूसरे नाम, तो कभी कभी इन नाम से भी पूछ लिया जाता है। और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे जो सेल्स हैं ये है स्पर्मेटोगोनिया, ये है स्पर्मेटोगोनिया। और आगे चल के यही स्पर्मेटोगोनिया क्या बन जाएंगे, स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। और जिस प्रोसेस से ये स्पर्मेटोजोआ बने हैं उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। देख रहे हैं आप स्पर्म्स जो है इससे अटैच है, तो अटैच होने का कारण क्या होता है, ये नर्व सेल है, नर्व सेल का काम है देखभाल करना, नरिशमेंट देना। तो ये स्पर्म्स को क्या करते हैं, नरिश करते रहते हैं। और यहाँ पे इसके ल्यूमेन के अंदर जो भी स्पर्म्स है वो सारे के सारे इकट्ठा होते रहते हैं, सिंपली एक्यूमुलेट होते रहते हैं। अब आप देख पा रहे हैं ये तो कॉइल स्ट्रक्चर, कॉइल स्ट्रक्चर के बाहर में भी स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, और बाहर में जो स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ सेल्स हैं। और वो सेल्स क्या है, उन सेल का नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर उसी को बोला जाता है लीडिक सेल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत। एक सर्टोली सेल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये लीडिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं लेडिक सेल की बात करती हूँ तो लेडिक सेल क्या करते हैं ना, एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सिंथेसाइज भी करते हैं और सिक्रीट भी करते हैं। और उस हार्मोन का नाम क्या है, वो है एंड्रोजन, वो है एंड्रोजन। और यही एंड्रोजन स्पेसिफिकली कौन सा मेन एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन। और यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करता है, डेवलप करता है। और जो भी सेक्सुअल बिहेवियर है वो क्रिएट करता है, मतलब और साथ ही साथ क्या करता है, इसके एक और फंक्शन क्या है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है, ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में पूछा जा चुका है, ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है। इसका काम सिर्फ ये एंड्रोजन ही प्रोड्यूस करना नहीं है, इसका काम ये भी है कि ये कार्बोहाइड्रेट हो गया या फिर प्रोटीन हो गया, उसका मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से देखें, उसका मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से देखें। और इसी के अंदर अगर आप ये कुछ और सेल्स देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी आपको सिंपली यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे सर्टोली जो सेल्स थे, अगर आप इसको सिंपली यहाँ से ऐसे कट करेंगे तो ये असली में ऐसे दिखेंगे कि बीच के अंदर आपके पास जो भी मैच्योर्ड स्पर्म्स हैं वो रह रहे हैं, जो स्पर्म्स अभी भी ग्रो कर रहे हैं वो यहाँ पर उनसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं सर्टोली सेल्स से, और कुछ बाहर जो सेल्स हैं वो लीडिक सेल्स हैं। ठीक है, कुछ मैं आपको सर्टोली सेल्स के बारे में खास बात भी बताना चाहते हैं। जैसे आप देख भी पा रहे हैं कि ये स्पर्मेटोगोनिया, और यही आगे चल के किस में डेवलप होने वाले हैं, ये स्पर्म्स में डेवलप होने वाले हैं। और देख पा रहे हैं ये सर्टोली सेल्स है, ये जो सर्टोली सेल्स है इसी से जो स्पर्म्स है वो अटैच है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उससे सारा का सारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और इसी के बाहर जो सेल्स देखने को मिलेंगे आपको, वो आपको लेडिक सेल्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं आप नोट्स बना सकते हैं, और ये जो भी पॉइंट्स है सारे के सारे पेपर में आ चुके हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टोली सेल का काम क्या है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करना, स्पर्म्स का नरिशमेंट प्रोवाइड करना, मतलब जो भी उसको, तभी इसी को बोला जाता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने की वजह से इसको बोला जाता है नर्व सेल। और फिर ये सिक्रीट करते हैं एबीपी। एबीपी क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब जो इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से क्या होता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना वो कंसंट्रेट करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। फिर ये एंटी मुलेरियन फैक्टर्स भी सिक्रीट करते हैं। एंटी मुलेरियन फैक्टर्स सिक्रीट करने से क्या होता है कि जो मुलेरियन है ना, मतलब जो एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं, मतलब जो भी फीमेल कैरेक्टर्स है उसको डेवलप ना होने दे, इसी वजह से ये क्या सिक्रीट करते हैं, एंटी मुलेरियन फैक्टर सिक्रीट करते हैं। ये है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड टेस्ट बैरियर। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट बैरियर क्रिएट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये ना ब्लड को और जो स्पर्म है उनको मिलने नहीं देते। जो स्पर्म है ना मिलता नहीं है ब्लड से, तो ये एक तरीके से ना फॉरेन एलिमेंट की तरह काम करता है। मतलब ये अगर ये मिल जाएंगे तो ये क्या क्रिएट हो जाएगी, इम्यून रिएक्शन बन जाएगी।
इम्यून रिएक्शन बन जाती है। इसी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म है और ब्लड है इनके बीच में क्या है, एक बैरियर है। स्पर्म ब्लड से नहीं मिलेगा और जो ब्लड है वो सिंपली स्पर्म से नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है इनिबिन। इनिबिन का काम क्या है, जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन थे, अगर आपको याद है अभी हमने पढ़ा था, एक एफएसएच था और एक आईसीएसएच था, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इन दोनों को क्या करता है, ये ज्यादा मतलब इसको नेगेटिवली रेगुलेट भी करता है, मतलब फीडबैक इनिबिशन करता है, किसके थ्रू, फीडबैक इनिबिशन करता है, इनिबिन के थ्रू करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और अब नेक्स्ट अगर की बात करती हूँ, तो ये साइटोप्लाज्म वगैरह क्या कर देते हैं, जो मान लीजिए स्पर्म थे वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए, अगर स्पर्म अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए तो जो भी टूटे फूटे स्पर्म्स थे उनको ये सर्टोली सेल्स क्या कर लेते हैं, सिंपली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके उनसे वो अपना न्यूट्रिएंट डिवाइड कर लेते हैं और जो भी बेस्ट स्पर्म्स है उन्हीं को आगे फॉरवर्ड करेंगे। ओके, तो चलिए एक बार हमने यहाँ तक पढ़ लिया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो हमने देख लिए थे कि बाहर वाला ट्यूनिका वेजिनालिस था, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया था, फिर अंदर वाली जो लेयर थी वो ट्यूनिका वेस्कुलोसा था जो कि हाईली वेस्कुलराइज थी। फिर हमने ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स देख लिए थे, ये जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स थे इनको बोला गया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और फिर ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर एक पैरेलल स्ट्रक्चर निकालते हैं जिसका नाम है ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई। और ये कहाँ मिल जाते हैं, एक हाईली कॉइल लाइक स्ट्रक्चर से मिल जाते हैं जिसका नाम है रेटिक जिसका नाम है रेटिक। और ये भी क्या होता है, ये भी कॉइल्ड फॉर्म है। फिर ये जो रेटिक है वो किससे मिलती है, ये मिलती है वासा एफरेंशिया, ये है वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से मिलती है। और फिर ये वासा एफरेंशिया ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस। इस एपिडाइडमिस में अगर आप देख पा रहे हैं, एक हेड पोर्शन है, एक बॉडी पोर्शन है और एक सिंपली टेल पोर्शन। तो जो हेड पोर्शन है ना उसको बोलते हैं कैप्यूट एपिडाइडमिस, कैप्यूट एपिडाइडमिस। और इसी का दूसरा नाम है, ये है ग्लोबस मेजर। फिर आता है बॉडी का बीच वाला, इस बीच वाले को बोलते हैं कॉर्पस एपिडाइडमिस, कॉर्पस एपिडाइडमिस। फिर लास्ट हो जाता है टेल, टेल कहीं पे भी वर्ड कॉर्डा आता है ना उसका मतलब होता है टेल, इसका मतलब टेल के लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, कॉर्डा, तो ये हो जाता है कॉर्डा एपिडाइडमिस, कॉर्डा एपिडाइडमिस। और ये हाईली कॉइल स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा है ना ये हाईली कॉइल स्ट्रक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और इसी को बोला जाता है दूसरा नाम ग्लोबस माइनर, ग्लोबस माइनर, ठीक है। और जैसे एपिडाइडमिस यहाँ पे खत्म होता है एक नया आ जाता है, ये है वासा डिफरेंस, ये है वासा डिफरेंस। ओके, तो हमने देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, फिर ट्यूबुलाई रेक्टाई आया, फिर रेटिक टेस्टिस आया, फिर वासा एफरेंशिया आया हाईली कॉइल, फिर एपिडाइडमिस आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, जो स्पर्म है वो स्पर्म कैसे कैसे ट्रैवल कर रहा है, स्पर्म अगर मैं देखते हैं तो सबसे पहले स्पर्म कहाँ जा रहा है, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस, हम देख लेते हैं कि स्पर्म कैसे ट्रैवल करने वाला है। अगर स्पर्म की बात करी जाए तो स्पर्म ट्रैवल कैसे करेगा, हम देख पा रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद क्या आ जाता है हमारे पास, ट्यूबुलाई रेक्टाई आ जाता है। तो ये कहाँ पर जाता है, फिर ये जाएगा ट्यूबुलाई रेक्टाई के पास, ट्यूबुलाई रेक्टाई के पास जाएगा। ट्यूबुलाई रेक्टाई के पास ये बाद में किस में आता है, फिर आ जाता है भाई ये रेटिक टेस्टिस के अंदर, ये आ जाता है रेटिक टेस्टिस के अंदर। रेटिक टेस्टिस के बाद फिर से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसका नाम है वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। फिर आता है एपिडाइडमिस, ये आप पूरा स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, स्पर्म अब यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने वाला है, उसने पहले ट्यूबुलाई रेक्टाई यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस से ट्यूबुलाई रेक्टाई के पास आया, फिर रेटिटेस्टिस के पास आया, फिर वासा एफरेंशिया, और फिर वो ट्रैवल करके यहाँ पर आ रहा है एपिडाइडमिस के पास। और एपिडाइडमिस के बाद कहाँ जाता है, ये एपिडाइडमिस के बाद जाता है
ये जा रहा है वासा डिफरेंस के पास, और वासा डिफरेंस के बाद ये आगे चल के कहाँ जाने वाला है, ये यू टर्न लेगा यूरेटर से, यू टर्न लेगा यूरेटर से और कहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, डायलेट कर जाता है, एम्प्यूला में जाके ये डायलेट कर जाएगा, और एम्प्यूला से फिर आगे बहुत सारे ग्लैंड्स आएंगे। इन शॉर्ट ये इजैक्यूलेटरी डक्ट्स के पास चला जाता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स के पास सिंपली चला जाता है। तो ये पूरा स्पर्म का मूवमेंट है, तो स्पर्म पूरा का पूरा ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। मूव तो कर रहा है बट हर समय तो मूव करेगा नहीं, तो मैं कुछ और चीजें आपको इसी में बताना चाहती हूँ। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ हमारे पास स्पेस खाली है क्या, ठीक है। चलिए मैं इसके थ्रू भी आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये बाहर वाला जो पोर्शन होता है, बाहर वाला पोर्शन जो आउटर और इनर, हमने देखा ये कि ये ट्यूनिका वेजिनालिस था, फिर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, फिर अंदर ही ट्यूनिका वैस्कुलोसा है, ये जो हाईली कॉइल लाइक स्ट्रक्चर थे। फिर हमने देखा ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद जो स्ट्रक्चर है वो है ट्यूबुला इरेक्टाइल, फिर ट्यूबुला इरेक्टाइल के बाद ये जो स्ट्रक्चर आता है वो रेटिक टेस्टिस आता है, रेटिक टेस्टिस है, रेटिक टेस्टिस फिर से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है जिसका नाम है वासा एफरेंशिया, जिसका नाम था वासा एफरेंशिया। फिर ये वासा एफरेंशिया और एक हाईली कॉइल स्ट्रक्चर में आ जाता है जिसकी हेड, टेल और बॉडी था, जिसको हमने क्या बोला था, एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस के बाद ये चला जाता है वासा डिफरेंस में। अब हर समय तो ये ट्रैवल करेगा नहीं, तो एपिडाइडमिस और जो वासा डिफरेंस है ना, जो एपिडाइडमिस है, जो एपिडाइडमिस है और प्लस वासा डिफरेंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, स्पर्म ना स्टोर होता है, यहाँ पे स्पर्म सिंपली स्टोर कर दिए जाते हैं, और यहीं पे स्पर्म क्या हो जाते हैं, मोटाइल भी, मतलब मोटिलिटी भी वो यहीं से गेन करते हैं, यहीं पे वो मोटिलिटी सिंपली गेन करते हैं। और यहीं पर क्या होता है, यहीं पे इनका होता है डीकैपेसिटेशन, यहीं पे इनका क्या होता है, डीकैपेसिटेशन। इस डीकैपेसिटेशन का मतलब क्या है, डीकैपेसिटेशन का मतलब है एडिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एडिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ग्रुप। जो कोलेस्ट्रॉल ग्रुप्स है ना वो ऐड कर जाते हैं। इस कोलेस्ट्रॉल ग्रुप का ऐड का मतलब क्या है, जैसे कोलेस्ट्रॉल ग्रुप ऐड हो जाते हैं ना, तो ये जो स्पर्म लाइसिन है ना, ये स्पर्म लाइसिन को प्रिवेंट कर देता है रिलीज होने से। अब ये स्पर्म लाइसिन का काम क्या है, स्पर्म लाइसिन का काम है एक्रोसोम रिएक्शन के अंदर, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो फर्टिलाइजेशन जो में ये जो एग है, एग से जो स्पर्म आके टकराने वाला है, तो ये जो रिएक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्पर्म लाइसिन। तो मेल के अंदर तो स्पर्म लाइसिन चाहिए नहीं, उस समय जब स्पर्म लाइसिन चाहिए नहीं तो उस समय क्या कर दिया जाता है, उसका सिंपली डीकैपेसिटेशन कर दिया जाता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, जिसके वजह से जो स्पर्म लाइसिन है वो क्या हो जाता है, ये इनएक्टिव हो जाते हैं, स्पर्म लाइसिन ये सब क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, और पेपर में पूछा भी जा चुका है डीकैपेसिटेशन और कैपेसिटेशन के बारे में, आगे चल के मैं आपको कैपेसिटेशन के बारे में भी बताने वाली हूँ। ओके, फिर ये वासा डिफरेंस में आता है, वासा डिफरेंस से अभी हमने देखा कि वासा डिफरेंस से ये आगे चल के ना ये अंदर जाएंगे और ये एम्प्यूला के साथ फ्यूज हो जाएगा, और एम्प्यूला के फ्यूज होके और एक्सेसरी डक्ट्स के साथ मिलके ये क्या बना देता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट बना देगा, इजैक्यूलेटरी सिंपली डक्ट बना देगा। तो ये पूरा प्रोसेस है इसके अंदर। आई गेस अब आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ये हमने पूरा जो भी पढ़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। टेस्टिस के बाद हमारे पास जो आता है वो है एक्सटर्नल जेनिटल या पीनस आता है। अब पीनस के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो पीनस है ना, ये एक कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, ये एक कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, मतलब क्वाइटस के दौरान इस ऑर्गन का यूज किया जाता है। तो अगर ये नॉर्मली अगर आप देखा जाए ना, सिंपल रहता है, मतलब सिंपल रहता है, लिम्प रहता है, मतलब फ्लैसिड है, छोटा सा रहता है, बट जैसे ही सेक्सुअल अराउजल होता है, जैसे ये सेक्सुअल अराउजल होता है ये क्या हो जाता है,
लॉन्ग हो जाता है, इरेक्ट हो जाता है और साथ ही साथ हार्ड हो जाता है, ये ड्यूरिंग कॉप्युलेशन हो, ये ड्यूरिंग कॉप्युलेशन होगा। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसके अंदर 3 टिश्यूज होते हैं जो इसके पूरे इरेक्शन प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं। वो 3 टिश्यूज क्या है, चलिए देखते हैं। मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं 3 टिश्यू आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये एक्चुअली है क्या। तो 2 चीजें तो यहाँ पे पेयर्ड होती है और यहाँ पे बहुत सारी इसके सिंपली ऐसे इंडिविजुअल भी लेयर होती है, सेपरेट लेयर भी होती है और एक कंपोजिट लेयर भी देखने को मिलेगी। कंपोजिट लेयर भी देखने को मिलेगी और एक अनपेयर्ड भी होता है। ओके, ठीक है, तो ये बाहर के जो लेयर होते हैं ना, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अभी हमने पढ़ा भी था ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और ये जो दो टिश्यूज दिख रहे हैं ये पेयर्ड है और इसको बोला जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और इसका नेचर क्या है, ये पेयर्ड है। और लास्ट में ये जो आपको ये दिख रहा है ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और ये जो है ना, ये जो एक होल देखने को मिल रहा है ये है यूरेथ्रल ऑरिफिस, मतलब यहीं से यूरेथ्रा मतलब यूरिन जो भी है वो यहीं से रिलीज होती है। तो आप इसको यूरेथ्रल ऑरिफिस भी बोल सकते हैं या फिर बहुत बार आपको बुक में इसको मियाटिस या फिर यूरेथ्रल मियाटिस भी आपको देखने को मिलेगा। और इसी के थ्रू क्या होता है, सिंपली यूरिन भी हो गया, यूरिन भी यहीं से रिलीज किया जाता है, प्लस जो सीमेन है मतलब स्पर्म वो भी यहीं से ही रिलीज किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब एक ही पोर्शन से, एक ही ऑरिफिस से, एक ही होल से दोनों चीजें रिलीज होगी, यूरिन भी और साथ साथ सीमेन। ओके, एक मैं आपको इसका ट्रांसफर सेक्शन बना के दिखाती हूँ। सॉरी, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया पीनस है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसमें ये पूछे जाते हैं। या ओके, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, तो ये बाहर ये जो है ना, ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन है, इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, इसको बोला जाता है ग्लैंस पीनस। और ये जो बाहर लूज फोल्ड स्किन होती है ना, इसको बोलते हैं फोर स्किन और इसी को बोला जाता है प्रिप्यूज। कुछ कुछ रिलीजन में ये जो फोर स्किन है ना, इसी को रिमूव कर दिया जाता है और इससे रिमूवल को बोला जाता है सर्कमसिशन, सर्कमसिशन। और ये पेपर में पूछा भी जा चुका है कि अगर फोर स्किन रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, उसको बोला जाता है सर्कमसिशन बोला जाता है।
तो ये जो बीच वाला है ये तो अभी हमने देखा था, इसी को मैंने लॉन्गिट्यूडनल दिखाया, वही है हमारे पास। ये है यूरेथ्रल सॉरी यूरेथ्रल म्यूटस, ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जिसको बोला जाता है कोरोना ऑफ ग्लैंड्स। ये कोरोना ऑफ ग्लैंड्स के ये कंटेन क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स कंटेन करते हैं, मतलब ये मॉडिफाइड, कुछ मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, कुछ मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है ग्लैंड ऑफ टाइसन, इन्हीं को बोला जाता है ग्लैंड ऑफ टाइसन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट में 2-3 बार ये पूछा जा चुका है ग्लैंड ऑफ टाइसन। और ये जो ग्लैंड ऑफ टाइसन है ना, ये सिक्रीट करते हैं एक मतलब विस्कस फ्लूइड जिसका नाम है स्मेग्मा, स्मेग्मा। और ये एक तरीके से लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है, ये वर्क करता है कैसा, लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। तो ये पूरा ग्लैंड्स पीनस के बारे में था। और या कुछ और भी मैं आपको इसके अंदर ही बताना चाहती हूँ। तो ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 नर्वस सिस्टम काम करते हैं, एक तो पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपली सिंपैथेटिक वर्क करते नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है, इरेक्शन, मतलब पीनस की इरेक्शन में वर्क करता है। तो ये पीनस की इरेक्शन करवाता क्या है, जैसे आप ये वाला डायग्राम देख पा रहे हैं, ये स्पेस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा ये स्पेस खाली है। तो क्या होता है ना, ब्लड एकदम से, जो ब्लड है ना वो एकदम से यहाँ पे रश करता है और आर्टेरियल्स को क्या कर लेता है, डायलेट कर देता है। आर्टेरियल्स को क्या कर देता है, सिंपली डायलेट कर देता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, इरेक्शन हो जाता है, मतलब जो पीनस है वो एकदम टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाता है। तो ये जो बीच में स्पेसेस हैं इनमें ब्लड रश होने की वजह से हो रहा है। तो सबसे अच्छी ब्यूटी क्या है ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मतलब कि ये जो रशिंग है ना किसी से भी हो सकता है। और यहाँ पे जो सिग्नलिंग वर्क करती है ना, यहाँ पे डायलेशन की, वो एनो सिग्नलिंग वर्क करती है, निट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग वर्क करती है। और ये जरूर, और ये रश कैसे भी हो सकता है, अगर मान लीजिए एक मतलब किसी ने अच्छा परफ्यूम लगाया उससे डायलेशन हो गया है, फिर कुछ चीज अच्छे लग गई, मतलब कुछ भी एकदम से, मतलब इट्स वेरी, बहुत अच्छे से बनाया है मतलब भगवान ने। तो ये मतलब एनो सिग्नलिंग बहुत एकदम से क्या कर देता है, पीनस को इरेक्ट कर देता है, डायलेट कर देता है। तो ये इसकी ब्यूटी है एनो सिग्नलिंग। ये पीनस इरेक्शन करता है, और पीनस इरेक्शन के साथ ही साथ या मैंने आपको बताया कि ये पीनस, और सिंपैथेटिक का काम क्या है, सिंपैथेटिक का काम है इजैक्यूलेशन। ये क्या करता है, इजैक्यूलेट करता है। तो जो स्पर्म्स है उनको इजैक्यूलेट भी करवाना है, मतलब स्पर्म्स का मूवमेंट होगा। अभी हमने स्पर्म्स का मूवमेंट कैसे देखा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो कहाँ जा रहा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो वासा डिफरेंस में जा रहा था, और फिर वासा डिफरेंस से आगे ही वो इजैक्यूलेटरी डक्ट से लेके पूरा का पूरा सिंपली क्या आ जा रहा था, बाहर आ जा रहा था, मतलब यूरेथ्रा के थ्रू सिंपली बाहर आ जाएगा। तो 2 सिस्टम वर्क करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक इरेक्शन में हेल्प करता है, और जो इजैक्यूलेशन है वो सिंपैथेटिक वर्क करना होता है। ओके, आई गेस अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा पूरा पीनस के बारे में, कैसे कौन कौन से टिश्यूज यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। फिर आते हैं हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो हमने स्क्रॉटम देख लिया, हमने टेस्टिस देख लिया, और पूरा अब ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन ग्लैंड्स का काम क्या है ना, अब जो स्पर्म है उसका मूवमेंट कैसे होगा, तो उसको लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कौन करता है, ये एक्सेसरी ग्लैंड से करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सेसरी ग्लैंड है वो है सेमिनल वेसिकल। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये वासा डिफरेंस निकलता है, ये वासा डिफरेंस यू टर्न करता है यूरेटर से, और ये वाला जो पोर्शन है वो है एम्प्यूला, और एम्प्यूला से ही वो डायलेट हो जाता है, और ये क्या बना लेता है, और जो आगे की ये जो बनेगी इसी को बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट,
इसी को क्या बोलेंगे, इजैक्यूलेटरी डक्ट बोला जाता है। ओके ठीक है, तो पहला था सेमिनल वेसिकल, दूसरा आप देख पा रहे हैं पीछे ऐसे आपको ये चेस्टनट शेप का दिख रहा है जिसका नाम है प्रोस्टेट। तो ये जो दूसरा ग्लैंड हो जाता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और फिर एक आप तीसरा देख पा रहे हैं, एक छोटा मटर के दानों की जगह पी साइज देख पा रहे हैं जिसका नाम है बल्बोयूरेथ्रल, या फिर इसको काउपियर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो हम वन बाय वन तीनों ग्लैंड्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड को देख लेते हैं। अब ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है ना, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एक इधर निकला हुआ है और एक इस तरफ निकला हुआ है। इसका मतलब इतना तो भाई देख के ही पता चल गया कि भाई ये पेयर्ड ग्लैंड है। ये पेयर्ड है, ट्यूबुलर है और ये हाईली कॉइल है। ये हाईली कॉइल ग्लैंड्स होते हैं। और ये बिहाइंड, ये पीछे आप देख पा रहे हैं ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है और इसी के बिहाइंड द ब्लैडर है, बिहाइंड द ब्लैडर। इनका जो पार्टिसिपेशन है ना, इनका कंट्रीब्यूशन 60 to 70% आप देख पाएंगे, इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो अल्कलाइन सिक्रीशन है वो ये करते हैं, अल्कलाइन सिक्रीशन भी यही करते हैं। और ये सिक्रीट क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में भी पूछा जा चुका है बहुत बार, ये सिक्रीट करते हैं फ्रक्टोज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सिट्रेट, इनोसिटॉल, क्लॉटिंग फैक्टर्स, और ये सिक्रीट करते हैं। और या प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीजी। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, सिक्रीट करता है। ये जो फ्रक्टोज सिक्रीट करते हैं ना, ये जो फ्रक्टोज सिक्रीट करते हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तो टेस्ट फॉर रेप्स, मतलब जब भी रेप टेस्ट करना होता है फोरेंसिक, तो क्या किया जाता है, उनके जो वजाइना है ना उसके अंदर फ्रक्टोज चेक किया जाता है। कौन सा शुगर चेक किया जाता है, फ्रक्टोज शुगर चेक किया जाता है। जितने टाइप के फ्रक्टोज शुगर मिलते हैं उससे हमें ये पता चलता है मतलब कि कितने पर्सन्स ने मतलब उस रेप के अंदर इंक्लूडेड है। फोरेंसिक मतलब रिपोर्ट्स में ये यूज किया जाता है, फ्रक्टोज को ही चेक किया जाता है। ये है सेमिनल वेसिकल के बारे में। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ये देखिए, ये आपको ऐसा दिख रहा है, ये चेस्ट शेप, ये चेस्टनट शेप्ड है और ये अनपेयर्ड होता है, उनमें कोई भी पेयरिंग नहीं होती। अगर इसके कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो इसका कंट्रीब्यूशन 20 to 30% है। और इसका भी काम क्या है, अल्कलाइन सिक्रीशन करने का, ये भी अल्कलाइन सिक्रीशन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए, जो भी सीमेन है ना उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये सिक्रीट क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं सिट्रेट, कैल्शियम, फॉस्फेट, इनोसिटॉल एक्सेट्रा, ये सारी चीजें ये सिक्रीट करते हैं। और रही बात अल्कलाइन सिक्रीशन की, तो अल्कलाइन सिक्रीशन का काम क्या है, ये अल्कलाइन सिक्रीशन हो क्यों रहा है, तो अल्कलाइन सिक्रीशन का काम क्या है ना, एक तो स्पर्म को एक्टिव करना, स्पर्म को एक्टिव करना, और जो यूरिन है ना, यूरिन के एडवर्स इफेक्ट से बचाना। तो कोई एडवर्स इफेक्ट ना कर दे वो स्पर्म के ऊपर, इसी वजह से जो सिक्रीशन है उसको क्या रखा गया, अल्कलाइन सिक्रीशन रखा गया, कि एडवर्स इफेक्ट को क्या कर दे, कैंसिल आउट कर दे। और साथ ही साथ वजाइना के अंदर जो पूरा नेचर होता है उसका, वो एसिडिक नेचर होता है, तो उस एसिडिटी को भी क्या कर दिया जाए, सिंपली
न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, उस एसिडिटी को भी क्या कर दिया जाए, न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो ये अल्कलाइन सिक्रीशन के ये सारे काम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड और इसी का दूसरा नाम क्या है, बल्ब यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये कैसा था, ये पी साइज्ड है और छोटा सा मटर के दाने की तरह। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। तो ये दिख पा रहा है आपको ग्रीन कलर का, ये छोटा सा मटर के दानों की तरह जो दिख रहा है, ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो 5% का कंट्रीब्यूशन रहता है, 5% कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसका काम है विस्कस म्यूकस प्रोड्यूस करना, म्यूकस प्रोड्यूस करना, ठीक है, इनका ये काम है। तो हमने ये सारे के सारे ग्लैंड देख लिए और ये पूरे ग्लैंड्स पूरा क्या करते हैं, फ्लूइड पूरा, और इसी से क्या जनरेट हो जाता है, सेमिनल फ्लूइड। और ये विस्कस म्यूकस आगे करके लुब्रिकेंट की तरह भी वर्क करेगा, लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। तो ये सेमिनल फ्लूइड किन किन चीजों से बन गया, किस किस के कंट्रीब्यूशन से, हमने देखा सेमिनल वेसिकल ने कंट्रीब्यूट किया, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड ने कंट्रीब्यूट किया, और फिर साथ ही साथ काउपियर्स ग्लैंड ने भी कंट्रीब्यूट किया। इन तीनों के और इसी के साथ क्या मिक्स कर दिया जाएगा, सिंपली स्पर्म को मिक्स कर दिया जाएगा। और इसी फ्लूइड से स्पर्म को भी क्या मिलता रहता है, नरिशमेंट भी मिलता रहेगा। और ये एक तरीके से ना नरिशमेंट तो मिल ही रहा है, साथ साथ एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन मीडिया बन गया, ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन मीडियम बन गया है। ट्रांसपोर्टेशन मीडियम भी कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ ना, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सीमेन। अब इससे क्या बना है, सीमेन। तो ये सीमेन था क्या, सीमेन दो चीजों से मिलके बना। एक तो है सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म, सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म को मिला के क्या बन गया, ये पूरा का पूरा सीमेन बन गया, ठीक है। तो चलिए अब बात कर देते हैं। तो अल्कलाइन सिक्रीशन हुई थी जिसके वजह से इसका पीएच क्या हो जाता है, इसका पीएच 7.2 से लेके 7.7 हो जाता है, जो कि अल्कलाइन रेंज में आ जाता है। कितना एजैकुलेशन होता है एक बारी में अगर करते हैं तो 2.5 to 5 ml का पर एजैकुलेशन होता है। और एजैकुलेशन के अंदर इतना वो सीमेन क्या करता है, सिंपली इजैकुलेट कर देता है। और इस सीमेन के अंदर कितने स्पर्म्स आपको मिल जाएंगे, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर यही आपको 20 मिलियन मिलते हैं, स्पर्म मिलते हैं 20 मिलियन पर एजैकुलेशन, तो जो भी पर्सन है, जो भी मेल है, वो क्या होगा, उसका नेचर क्या है, वो है स्टेराइल है। मतलब स्टेराइल है, मतलब वो सिंपली क्या है, इनफर्टाइल है, मतलब वो आगे अपनी जनरेशन नहीं बढ़ा सकता है। अब इसी स्पर्म के अंदर, ये जो स्पर्म्स होते हैं इस फ्लूइड के अंदर, जो 60% होते हैं वो तो नॉर्मल है, जो बाकी के एटलीस्ट 40% है वो क्या है, हाई विग्रस है। वो कैसा, उनका नेचर क्या है, विग्रस है, वो हाईली एक्टिव है। और यही जो 40% है ना, यही आगे कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, जनरेशन के लिए, जनरेशन बनाने के लिए। अब आप देख पा रहे हैं कि ये जो सीमेन है ना, इसका मिल्की अपीयरेंस है। तो ये जो मिल्की अपीयरेंस है, सॉरी, मिल्की अपीयरेंस किसके थ्रू मिलता है, जो मिल्की अपीयरेंस है वो मिलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। और जो इसकी स्टिकी कंसिस्टेंसी है, जो चिपचिपापन होता है, स्टिकी कंसिस्टेंसी है, वो प्रोड्यूस करता है काउपर्स ग्लैंड, और साथ ही साथ सेमिनल वेसिकल, दोनों के दोनों प्रोड्यूस करते हैं। और मिल्की अपीयरेंस के साथ ही साथ जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ना, उसका जो ऑर्डर होता है वो भी कौन देता है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड ही देता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको सीमेन के अंदर सिंपली पता होना चाहिए, सीमेन के अंदर, ठीक है। एट द एंड हम थोड़े डिसऑर्डर्स देख लेते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है बिनाइन प्रोस्टेटिक कैंसर। इसके अंदर क्या हो जाता है ना, जो प्रोस्टेटिक ग्लैंड है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, जो भी प्रोस्टेटिक ग्लैंड है
उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलता है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलता है, पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलता है, साइज इंक्रीज होने की वजह से। बिकॉज ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, वो बेस पर ही तो थे, जो यूरिनरी ब्लैडर है ना उसके बेस पे थे, तो जो पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलता है, पेनफुल यूरिनेशन। और इस पेनफुल यूरिनेशन को ही क्या बोलते हैं, डायसूरिया। और नाइट में ज्यादा, मतलब नाइट यूरिनेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और इस नाइट यूरिनेशन को बोलते हैं नॉक्टियूरिया। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, करवाया, तो जो मेल है उसकी किडनी भी क्या हो सकती है, सिंपली डैमेज हो सकती है, किडनी डैमेज कर जाएगी अगर इट्स बीन अनट्रीटेड। तो नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करते हैं। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो प्रोस्टेट कैंसर है। आपको मतलब जान के बाद ताज्जुब होगा, 2 से जो 5% मेल है ना, वो इसी के थ्रू डाई ऑफ कर रहे हैं, डाई कर रहे हैं। और ये सेकेंड लीडिंग कैंसर है, सेकेंड लीडिंग कैंसर है मेल के अंदर, मतलब दूसरा चल रहा है कैंसर के अंदर। पहला क्या है, लंग कैंसर है। तो प्रोस्टेट कैंसर में क्या हो जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन है ना, उसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। पेपर में क्या पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको चेक करने के लिए, इस कैंसर को चेक करने के लिए क्या किया गया, एक मार्कर एंजाइम दिया गया, मार्कर एंजाइम। और उस एंजाइम का नाम है, उस एंजाइम का नाम है एसिड फॉस्फेटेज। तो अगर एसिड फॉस्फेटेज मिलता है, मतलब यूरिन के अंदर एसिड फॉस्फेटेज मिल रहा है, इसका मतलब उस पर्सन किससे जूझ रहा है, वो पर्सन प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहा है। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत बार पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसिड फॉस्फेटेज। स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी किसके थ्रू होगी, हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी डेफिशिएंसी हो रखी है, कम। नेक्स्ट है आजकल ये भी हो रहा है, एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल्स। तो जो भी ओल्ड मेल्स है ना, ओल्ड मेल्स है, उनके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे मेल मतलब ग्रो करते जाते हैं, उनकी एज होती जाती है, तो एंड्रोजन की डेफिशिएंसी होती जाती है। एंड्रोजन की डेफिशिएंसी मतलब टेस्टोस्टेरोन की क्या हो जाती है, सिंपली कमी हो जाती है। और इसी वजह से इसको बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, मेल मीनोपॉज। इसी का दूसरा नाम है मेल मीनोपॉज। ये भी बहुत बार पेपर में आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेल मीनोपॉज। और एक और, अगर आपको याद होगा, हमने एक और डिसऑर्डर पढ़ा था जिसका नाम था हाइड्रोसील। तो इस हाइड्रोसील के अंदर हमने देखा क्या था कि जो स्क्रॉटम था, स्क्रॉटम के बाहर ये जो था, इसके अंदर जो फ्लूइड था वो इकट्ठा हो जा रहा था। इस फ्लूइड के इकट्ठा होने की वजह से क्या हो जा रही थी, किस कंडीशन को वो बना रहा था, वो हाइड्रोसील कंडीशन को बना रहा था। तो ये सारी चीजें हमने कवर करी। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ यूरिथ्रा के बारे में भी। यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकल रहा होता है, ये यूरिथ्रा निकल रहा था। तो यूरिथ्रा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्मली हमारे पास 20 सेंटीमीटर अराउंड यूरिथ्रा मिल जाता है। तो फर्स्ट वाला आप देख पा रहे हैं ना, ये प्रोस्टेट के अराउंड मिल रहा है, ये देखिए प्रोस्टेट के अराउंड मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, जो कि इसका साइज 3 से 4 सेंटीमीटर अराउंड होता है, 3 to 4 सेंटीमीटर अराउंड होता है। नेक्स्ट जो मिलता है, ये आप देख पा रहे हैं काउपियर्स ग्लैंड के यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे इसको बोला जाता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, इसको बोला जाता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा चुका है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के बारे में। और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूरिथ्रा है, ये 1 सेंटीमीटर तक का होता है, और ये कैसा है, सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये जो पूरा मिल रहा है, इसको बोलते हैं पिनाइल या फिर स्पॉन्जियोस, पिनाइल या फिर इसको बोला जाता है स्पॉन्जियोस यूरिथ्रा। और इसका साइज ऑलमोस्ट मिल जाता है 15 सेंटीमीटर। मेल के अंदर सबसे बड़ा यही होता है, और इसी के थ्रू दोनों चीजें
आती है, सीमेन भी जाता है प्लस यूरिन भी जाता है। सेमिनल वेसिकल तक यहाँ तक तो सिंपली सिर्फ सीमन रहता है, बट बाद में सीमन प्लस यूरिन दोनों के लिए एक ही ऑरिफिस होता है, जो कि है यूरेथ्रल ऑरिफिस या फिर यूरेथ्रल मीटस भी इसको बोल सकते हैं। जो फीमेल है, फीमेल के अंदर यही यूरेथ्रा कितना होता है, सिर्फ 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है, जिसकी वजह से उनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। बट मेल का जो साइज होता है 15 सेंटीमीटर होता है, जिसके वजह से उनको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो ये हमने पूरा चीजें कवर करी, होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी अच्छे से। तो ये एकदम बेसिक चीजें थी। नेक्स्ट क्लास में हम सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे, और सारी चीजें भी यहाँ पर हम 1 to 1 कवर करने वाले हैं। और आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट करके मुझे बताइए। साथ साथ अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट में थोड़ा बहुत भी दम है, तो आप सिंपली इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड या, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, और मैं आपके लिए अगली क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेकर आऊंगी। और जब भी हम ये सारा पढ़ लेंगे तो मैं एक टेस्ट सीरीज भी करेंगे हम, जिसकी वजह से हमारा सारा कुछ फिर से एक बार रिवाइज हो सके।